हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हमारा नया सेशन ठीक है क्रमशः लेक्चर 1, 2, 3 हो गया है, लेक्चर 4 है। और ये लेक्चर 4 हमारा किस पे है? स्पेशल सेशन ऑन द स्पेशल सेशन है। और ये स्पेशल सेशन बायोलॉजी के पार्ट के लिए है। और बायोलॉजी में भी हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के पार्ट के लिए है। और ये जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस का, और पेट एग्ज़ाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एसएससी आयोग का, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज होने वाला है, उस पर ये फोकस्ड है। ठीक, तो आज जो हम कल हमने आपको क्वेश्चंस बताए थे, कुछ तथ्यात्मक थे, कुछ ऐसे थे जो मैचिंग करने वाले थे। एक इसी तरह का मैचिंग करने वाला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। एक क्वेश्चन आपसे अगर मैं पूछूं, ये आया हुआ है, मिलान कीजिए। क्या मिलान करना है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिखा रहेगा, बी, सी एंड डी। जैसे एक आपको दे दिया विटामिन है, विटामिन ए, एक आपको दे देगा विटामिन ए, ठीक है, CD12, सी, एक है विटामिन डी, एक है विटामिन B12। इतने टाइप के विटामिन हो गए। इसमें कि एक ऑप्शन देता है सामान्य प्रजनन के कार्य में। जैसे हम तथ्य देते हैं, तो आपको ये बताना है क्या ये तथ्य में से कौन किससे मिल रहा है। ठीक है, ए किससे मिल रहा है, बी किससे मिल रहा है, सी किससे मिल रहा है, ये जनरल ट्रेस करना है। ठीक है, जैसे सामान्य प्रजनन कार्य में सहायक कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, इसी तरह ऑप्शंस दिए रहेंगे। ठीक है, या स्वस्थ त्वचा के लिए और कोलेजन निर्माण के लिए रक्त आरबीसी निर्माण के लिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? विटामिन ए, सी, डी एंड B12 इस तरह से दिया हुआ है, तो ये आपको मिलाना है। तो ये किस लिए होगा? विटामिन ए जो हमने आपको बताया था कल ही कि विटामिन ए स्वस्थ त्वचा के लिए होता है, और नहीं तो इसकी कमी से क्या होता है, स्किन रूखी हो जाती है, और आँख के लिए भी जरूरी होता है। विटामिन ए इसके लिए हो गया। ठीक है, विटामिन सी ये किस लिए होता है? कोलेजन निर्माण के लिए होता है, कोलेजन निर्माण के लिए। इसीलिए जब भी कोई घाव होता है, तो घाव होने पे जो उसके जो फाइबर्स होते हैं जो कि बन करके फाइनली हीलिंग करते हैं, उसलिए डॉक्टर क्या करता है, साथ में विटामिन सी की भी टेबलेट देता है इस घाव को भरने के लिए। तो कोलेजन यहाँ पे क्या होता है, फाइबर का निर्माण करता है। विटामिन डी किस लिए करता है? ये इसका नाम क्या होता है, बायोलॉजिकल नाम? इसका बायोलॉजिकल नाम होता है कैल्सीफेरॉल। चूँकि इसमें कैल्शियम ऑलरेडी है, और ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के में क्या करता है, हेल्प करता है। दैट्स वाई इसको हम विटामिन डी कहते हैं। और विटामिन B12 ये किस लिए है? ये रक्त आरबीसी, देखिए आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और इसमें आयरन होता है। साथ में ये B12 जो होता है, ये कोबालामीन, साइनोकोबालामीन, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट में सहायक है। तो ये सब चीज़ें मिल करके आरबीसी का फॉर्मेशन करती हैं। तो इसलिए अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि ए, बी, सी, डी, तो ए किससे मिला? 3 से, बी किससे मिला? 4 से, सी किससे मिला? 2 से, सॉरी, बी किससे मिला? 4 से, और डी किससे मिला? सी मिला 2 से, और डी किससे मिला? डी फाइनली 1 से। तो
3 4 2 5 इसी तरह ऑप्शन रहता है, ऑप्शन ABCD। तो ये आ गया मिलाने के लिए, ठीक है। सामान्य प्रजनन कार्य में कौन सा हेल्प करता है? देखिए विटामिन ई जो होती है वो सामान्य प्रजनन कार्य के लिए यूज किया जाता है, उसे एंटी फर्टाइल या फिर एंटी स्टेराइल विटामिन भी कहते हैं। तो ये मिलान करने के लिए हो गया। विटामिन ए स्वस्थ त्वचा के लिए, विटामिन सी घाव को भरने के लिए, कोलेजन फॉर्मेशन के लिए, विटामिन डी कैल्शियम कैल्शियम के अवशोषण के लिए, और विटामिन B12 ये रक्त RBC के निर्माण के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे विटामिन ई के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई थी। विटामिन ई क्या है? इसको कहा जाता है कॉल्ड एज एंटी फर्टाइल विटामिन या फिर एंटी स्टेराइल विटामिन। ये क्या होता है? ये प्रजनन कार्य में सहायक होता है। इसका और नाम क्या होता है? इसे टोकोफेरॉल कहते हैं। ये एक ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी विटामिन। इसका अगर बायोलॉजिकल नाम देखा जाए तो इसका नाम क्या है? टोकोफेरॉल केमिकल नाम है किसका? विटामिन ई का। तो नोट करिए विटामिन ई क्या होता है? प्रजनन कार्य में हेल्प होता है, इसलिए एंटी फर्टाइल एंटी स्टेराइल विटामिन कहते हैं। प्रजनन कार्य में सहायक है और इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल के नाम से हम जानते हैं। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं मैक्सिमम ये आए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया था? जॉन साल्क। जॉन साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, ठीक। लुईस पास्चर ने क्या दिया था? लुईस पास्चर ने कॉन्सेप्ट दिया था पास्चराइजेशन का और वैक्सीनेशन का। जो लुईस पास्चर थे, लुईस पास्चर, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पास्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। पास्चराइजेशन में क्या होता है? जो मिल्क होती है उसको 71.7 डिग्री सी टेम्परेचर पे 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है, या फिर 62.8 डिग्री सी टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है? उसमें जो मौजूद जो कीटाणु हैं वो क्या होता है? वो नष्ट हो जाते हैं। ये क्यों किया जाता है? मान लीजिए टीबी एक बीमारी है, ठीक। जो पशु बोविन एनिमल हैं, जो कि दूध देने वाले पशु हैं, अगर उनके दूध को अगर कोई पिए तो जो ये दूध को अगर पास्चराइज नहीं किया जाए तो फिर ये क्या होता है? ये संचारी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? संक्रामक हो सकता है। ये दूसरे व्यक्ति में क्या कर सकता है? ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक। तो उसीलिए हम पास्चराइजेशन करते हैं। एक और उन्होंने और कॉन्सेप्ट दिया था, किसका? वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीनेशन का दिया, पास्चराइजेशन का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। एक है क्वेश्चन आया हुआ है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार कौन सा है, ठीक। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार है, ठीक। ऑप्शन ऐसे आ जाएगा आपको, जैसे ऑप्शन ए आ गया नाइट्रेट, ऑप्शन बी आ गया फ्लोराइड, ऑप्शन सी आ गया आर्सेनिक, ऑप्शन डी आ गया कैल्शियम। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? नाइट्रेट। नाइट्रेट जो होता है, अगर ये हीमोग्लोबिन से कन्वर्ट अटैच में आ जाएगा तो फिर क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेशन होता है वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा।
तो जब O2 का लेवल कम हो जाएगा तो शरीर में क्या होता है, शरीर का नीला पड़ना, शरीर नीला पड़ने लगती है। इसी में इसको और क्या कहते हैं, मीथोग्लोबिनीमिया, इसको मीथोग्लोबिनीमिया भी कहते हैं, या फिर आप उसे और क्या कह सकते हैं, या उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम, हिंदी में भी यही लिखेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है, व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, रोग का ग्रुप, उसे सिंड्रोम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एड्स क्या है, वो भी एक सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट बढ़ा, जो एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं तो उनमें जब वाटर यूज करते हैं, ठीक, तो नाइट्रेट बढ़ता है, तो फिर ये फाइनली क्या होता है, वो हमारे बॉडी में आएगा, इसे मेथिग्लोबिनीमिया भी कहा जा सकता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम को, ठीक। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी तरह धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन पर बढ़ते जाएंगे, इनको हम नोट करते जाएं। बीमार, अगर पानी में आर्सेनिक हो, ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक हो, उसकी अधिकता हो तो क्या हो सकता है? ये कहा जाए कि पीने वाले जल में आर्सेनिक की अधिकता होने से क्या होगा? पीने वाले जल में अगर आर्सेनिक लेवल बढ़ जाए तो फिर क्या हो सकता है? देखिए क्या होगा कि अगर आर्सेनिक लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया पानी में तो उससे कैंसर हो सकता है, ठीक। आर्सेनिक की अधिकता से क्या हो सकता है, जनरली आप देखिए तो उसमें क्या होता है, कैंसर हो सकता है। अगर ऑप्शन इस तरह से दे कि ये अल्जाइमर हो सकता है, या फिर त्वचा रोग हो सकता है, ठीक, इसी से 1 2 3 4 करके ऑप्शन आएगा, या फिर पार्किंसन डिजीज़ हो सकता है, या या खट्टी डकार आ सकती है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? त्वचा कैंसर आर्सेनिक से, ठीक। तो आर्सेनिक इज़ द मोस्ट कॉमन इस समय इन्फेक्शंस कॉज कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है आर्सेनिक। देखिए क्या होता है कि जो डोपामीन एक केमिकल होता है, ठीक, तो डोपामीन जो केमिकल होता है वो नर्व सेल्स पे अफेक्ट करता है। अल्जाइमर में क्या होता है, अल्जाइमर किससे होता है? अल्जाइमर होता है विटामिन B3 की कमी से। जो विटामिन B3 है अगर उसका लेवल कम हो जाएगा, इसको और क्या कह सकते हैं हम, कॉल्ड एज नियासिन। तो विटामिन B12 की नियासिन, विटामिन B3 की कमी से, या फिर एसिटिल कोलिन, इसकी कमी से क्या हो सकता है? अल्जाइमर रोग हो सकता है, ठीक। और पार्किंसन में क्या होता है? पार्किंसन में क्या होता है, एक डोपामीन होता है। ये डोपामीन क्या करेगा? ये डोपामीन क्या करेगा? एक केमिकल होता है नर्व सेल में, और ये रिज़ल्ट ये होगा कि नर्व सेल का जो सेकिंग है वो लॉस हो जाता है। यहाँ पे पार्किंसन में नर्व सेल का सेकिंग लॉस हो गया, या फिर दूसरी चीज़ हो गई, या फिर वहाँ पे प्रॉपर जो मूवमेंट है वो क्या हो गया? लॉस हो गया, या फिर जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो इस तरह से पार्किंसन रोग हो सकता है। तो पीने वाले पानी में अगर आर्सेनिक की अधिकता है तो उससे अल्जाइमर रोग होता है। विटामिन B3 की जो कमी होती है, नियासिन की कमी, एसिटिलकोलिन की कमी, तो अल्जाइमर रोग हो सकता है। त्वचा रोग किससे हो सकता है? आर्सेनिक से। और पार्किंसन रोग में क्या होता है? डोपामीन इफेक्ट करता है, नर्व सेल का जो सेकिंग लॉस होता है, प्रॉपर मूवमेंट
कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये फेल हो जाती हैं। ठीक है। और फ्लोराइड किस लिए एसेंशियल है? फ्लोराइड जनरली दांत के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल मांगा जाता है, और फ्लोराइड की अधिकता से क्या हो सकता है, फ्लोरोसिस रोग भी हो जाती है, और स्केलेटल फ्लोरोसिस भी हो जाता है। फ्लोराइड जो होता है, क्वेश्चन होता है फ्लोरोसिस किस कारण होता है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा फ्लोराइड। देखिए फ्लोराइड में क्या होता है कि जब फ्लोराइड का लेवल बढ़ता है तो इसका एक तो पहली बात कि जो फ्लोराइड है वो नॉर्मली मतलब सामान्यतः ये इसेंशियल है किसके लिए? फॉर बोन टीथ के ग्रोथ के लिए, टीथ के ग्रोथ के लिए। और अगर ये लेवल बढ़ा तो इससे क्या होता है, फ्लोरोसिस हो सकती है। किसमें किसमें? स्केलेटन में, स्केलेटन मतलब कंकाल में, हड्डियों में, तो स्केलेटल फ्लोरोसिस कहेंगे। और या फिर इससे क्या कर सकते हैं हम, टीथ की फ्लोरोसिस कर सकते हैं। तो फ्लोरोसिस का कारण क्या होता है? फ्लोरीन, फ्लोरीन की अधिकता, चाहे वो स्केलेटन में हो चाहे फिर वो टीथ में हो। लेड का एक अयस्क कहा जाता है, उसका नाम है गैलिना, पूछ देता है। लेड के अयस्क का नाम क्या होगा? तो आंसर क्या होता है यहाँ पे? गैलिना। गैलिना इसके अयस्क का नाम होता है। ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कान में चोट लगती है। विमान है जब वो टेक ऑफ करता है और लैंड करता है, टेक ऑफ मीन्स जब वो रनवे को छोड़ देता है, और लैंडिंग मीन्स जब वो रनवे पे आता है, तो उस दौरान कान में क्या होता है, चोट लगती है। ये कान में चोट क्यों लगती है? देखिए कान में एक स्ट्रक्चर होता है, इसका आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन आएगा, उसमें लिखते हैं तन्यता का टूटना हिंदी में। ठीक है। इस जैसे एक ऑप्शन आ सकता है कि कोक्लिया, कान की जो कोक्लिया है उसमें चोट, या फिर एक ऑप्शन आ जाए कि जो मध्य कान में घाव, या फिर त्वचा में खिंचाव के कारण। तो आपका इसके ऑप्शंस कौन सा होगा? जैसे ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? दिस इज तन्यता का टूटना ड्यू टू, इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मीन्स होता है खिंचाव, खिंचाव किसका? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसमें क्या होती है, खिंचाव हो जाती है, इसके कारण क्या होता है, कान में चोट लगती है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए, तन्यता का टूटना। तो विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ब्रेक होती है, उसमें स्ट्रेचिंग आती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है, जब ये टेक ऑफ करता है या फिर लैंडिंग करता है तो अंदर क्या होती है, एयर जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बढ़ जाता है। एयर जो होती है वो, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, हवा क्या होगा, इससे हवा अंदर जाएगी, और जब हवा अंदर जाएगी
तो फिर फाइनली क्या होगा, खिंचाव होगा, और जिससे क्या होता है, टिम्पेनिक मूवमेंट ब्रेक हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कि विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कान में चोट आती है, उसके पीछे तन्यता का टूटना, कोक्लिया में चोट, मध्य कान में घाव या त्वचा में खिंचाव, तो आपका आंसर क्या होता है, तन्यता का टूटना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम जो हमारे शरीर में एक मेजर कंपाउंड होता है, कैल्शियम। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम की ज़रूरत क्यों होती है। क्वेश्चन, कैल्शियम की ज़रूरत क्यों होती है, किस किस चीज़ में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर ऑप्शन दिया जाए, जैसे ऑप्शन ए, मसल कंट्रैक्शन, ऑप्शन बी ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन सी जैसे हड्डियों की जोड़ों के लिए, हड्डियों के मजबूती के लिए, और ऑप्शन डी दिए ऑल ऑफ एबव, मतलब सभी के लिए। ठीक, देखिए ब्लड क्लॉटिंग मीन्स होता है रक्त का स्कंदन, तो इसमें मसल कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग भी हो जाएगा, और हड्डियों की मजबूती भी हो जाएगी, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी के लिए हो जाएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप आएंगे कि ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं। तो जो ब्लड कैंसर होता है जनरली उसको हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। क्या आंसर होगा, आंसर होगा ल्यूकेमिया। जो ब्लड कैंसर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। एक वर्ड होता है ल्यूकोडर्मा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो, ल्यूकोडर्मा, इसका मतलब क्या होता है। देखिए ल्यूकोडर्मा क्या होता है कि जो सफ़ेद दाग मतलब जो स्किन होती है, स्किन पे क्या हो जाते हैं, वाइट पैचेज बन जाते हैं। ठीक, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक, ऑटो मतलब स्वतः, और इसमें क्या होता है, हेल्दी सेल जो होती है वो अफेक्टेड होती है। मिलेनोसाइट पे एक हेल्दी सेल होती है, मिलेनोसाइट, ये मिलेनोसाइट सेल जो होती है वो नॉर्मल क्या सिंथेसाइज करती है, मिलेनिन पिगमेंट, और इन्हीं में क्या होता है, फाइनल कलर होता है। ठीक, तो ल्यूकोडर्मा क्या है, एक सफ़ेद दाग, ऑटोइम्यून डिजीज जिससे मिलेनोसाइट्स, जिसमें मिलेनिन हार्मोन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक, ब्लड कैंसर एक ल्यूकेमिया है, और कैल्शियम जो होता है इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरत होता है, ज़रूरी होता है। ठीक, इसको मिटा दीजिए। जो जनरली जो सर्जिकल डिजीज़ होती है, सर्जरी होती है, तो सर्जरी के दौरान जो सर्जिकल उपकरण यूज किए जाते हैं, सर्जिकल उपकरण से भी सर्जिकल उपकरण से घाव के कारण कौन सा रोग
देखिए सर्जिकल उपकरण जो यूज करते हैं अगर वो प्रॉपरली स्टरलाइज न किया जाए तो उसके कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो उसके कारण क्या हो सकता है? टिटेनस हो सकता है, टिटेनस। किसके द्वारा होता है ये टिटेनस? टिटेनस एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, सॉरी इसको बाद में बता देंगे। तो सर्जिकल उपकरण के घाव के कारण क्या होता है? टिटेनस टाइप का रोग होता है। टिटेनस को और हम क्या कहते हैं? लॉकजा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पैरालिसिस ऑफ द नर्व्स हो जाती है जो कि ये मसूड़े की जो जबड़े होते हैं उनके मूवमेंट करने के लिए नेसेसरी होती है, ठीक। और इसका कॉजेटिव एलिमेंट है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है। और जनरली इसका सोर्स क्या होता है? ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है, ठीक। और इसका अगर स्रोत देखेंगे तो स्रोत क्या होता है? स्रोत अगर आप देखेंगे तो स्वाइल, डस्ट, जो धूल होते हैं यहीं पे ये क्या होता है? एनारोबिक फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और जब ये कोई घाव के संपर्क में आता है तो फिर क्या करता है? ये बॉडी में चला जाता है, ठीक, और यहीं पे ये ग्रो करता है। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। किस टाइप की जानी है? जीवाणु द्वारा होता है, दैट इज बैक्टीरियल डिजीज़। तो इसमें क्या क्वेश्चन बना कि सर्जिकल उपकरण से क्या हो सकता है? टिटेनस हो सकता है। टिटेनस क्या है? जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा होता है। स्रोत क्या होते हैं इसके? धूल में होता है, कॉज क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। और इसको क्या कहा जाता है? लॉकजा डिजीज़ भी कहते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए कौन सा स्रोत जरूरी है? तो तत्काल ऊर्जा के लिए क्या जरूरी है? ग्लूकोज। क्वेश्चन है सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, तत्काल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आंसर क्या होगा आपका? ग्लूकोज। ये क्या है? तत्काल ऊर्जा का स्रोत होता है। और मिल्क शुगर में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? लैक्टोज होता है मिल्क शुगर में, ठीक। और आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल की जो बाहर लेयर होती है किसकी बनी होती है? आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल, कोशा भित्ति की वाह दीवार किसकी मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है। और माल्ट शुगर किसे कहते हैं? माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन क्या आ जाए? सोर्स ऑफ इंस्टेंट शुगर, तत्काल एनर्जी का सोर्स क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक। और मिल्क शुगर क्या है? लैक्टोज है। आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल क्या से कहते हैं हम? बाह्य दीवार कोशिका भित्ति की किसे होती है? उसे हम सेलुलोज की होती है। और मिल्क शुगर लैक्टोज है, ठीक। इसको मिटा दिया जाए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हीमोफीलिया होती है। हीमोफीलिया दो टाइप की होती है। क्वेश्चन आएगा हीमोफीलिया क्या है? अगर ऑप्शन ए दे दिया जाए कि ये आनुवांशिक रोग है या फिर लिंग संलग्न रोग है या फिर फेफड़े की बीमारी है,
या फिर हृदय की। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? देखिए, जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया दो टाइप की होती है, एक होता है हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। इसको और क्या कहा जाता है? इसका आंसर देखें, देखिए इसको आल्सो कॉल्ड एज रॉयल डिजीज़, इसे रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक, इससे क्या होता है कि इसमें एनीमिक हो जाता है, ब्लड की कमी होने लगती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का टाइम जो होता है, ब्लड क्लॉटिंग का टाइम वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग मीन्स रक्त स्कंदन। ठीक, और ये क्या है, ये लिंग संलग्न रोग होता है। ये दो टाइप का होता है। अगर इसका प्रकार देखा जाए, प्रकार या फिर टाइप, तो ये होता है दो टाइप का, एक होता है ए और एक होता है बी। जो ए होता है वो क्या होता है, ए जो होता है वो 8 फैक्टर के द्वारा होता है, 8 फैक्टर द्वारा होता है। और जो बी होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है 9 फैक्टर द्वारा। ठीक, तो इस हिसाब से हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया एक तरह से लिंग संलग्न रोग है, जिसको रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। क्योंकि ये जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज की महारानी थी विक्टोरिया, एलिजाबेथ, तो उनके में ये पाया गया फर्स्ट ऑफ ऑल, और वहाँ से डिटेक्ट किया गया, तो इस कारण से इसे रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। और इसमें ब्लड क्लॉटिंग का टाइम पड़ जाता है। एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, इसमें जो फीमेल होती हैं, जो महिला होती हैं, वो क्या करती हैं, वो इसमें वाहक होती हैं। और जो सफ़र कौन कर सकता है, पुरुष। जो पुरुष होता है वो क्या होता है, वो मुख्यतः इसमें रोगी होता है। ठीक, तो ये इसके बीच में डिफरेंस होता है। किस टाइप की बीमारी है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेज, एक्स लिंक्ड डिजीज़ है। ठीक, इसको मिटा दिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? तो हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है, सोडियम। सोडियम जो होता है वो किसको कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन अगर देखा जाए कि हृदय की गति को नियंत्रित करता है, 1 2 3 4। लौह तत्व मीन्स आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, या फिर सोडियम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम क्या करता है, ये हृदय की गति को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रतिरक्षण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन टेक्निक। प्रतिरक्षण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? प्रतिरक्षण तकनीक को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन टेक्निक। किसके द्वारा विकसित की गई? तो एडवर्ड जेनर जो थे, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन खोजा था, एडवर्ड जेनर ने इसको दिया था। ठीक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ सकता है, जैसे राल्फ फिच आ गया, लुई पास्चर हो गया, एडवर्ड जेनर आ गया। तो आपको आंसर क्या देना है, एडवर्ड जेनर। ठीक, और इन्होंने
स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डेवलप किया था, स्मॉल पॉक्स के लिए। और स्मॉल पॉक्स जो होता है वो ये फर्स्ट ऐसी रोग है जो कि विश्व से इरेडिकेट की गई है, विश्व से उन्मूलन हुआ। यह पहली ऐसी बीमारी है जिसका विश्व से उन्मूलन हुआ। तो वो कौन था? स्मॉल पॉक्स था। तो प्रतिरक्षण टेक्निक, इम्यूनाइजेशन टेक्निक किसने दिया था? वो दिया था आपके एडवर्ड जेनर साहब ने दिया था। ठीक, फिर एक क्वेश्चन आता है, शब्द टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ये क्या सा शब्द है? ये लैटिन शब्द है। और ये किससे लिया गया है? जिससे लिया गया है उस मतलब किससे इसका संबंध है, ये हम देखते हैं। क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण शब्द किससे लिया गया? तो आंसर है जो वैक्सीनेशन है वो टीकाकरण। देखिए पहली बात कि ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक, और इसको किससे लिया गया है? इसको लिया गया है काऊ से। जैसे आंसर आ जाए ऑप्शन ए काऊ, ऑप्शन 2 हॉर्स घोड़ा, ऑप्शन 3 डॉग। तो ऑप्शन आपका आंसर होगा काऊ। काऊ से टीकाकरण शब्द जो है वो वैक्सीनेशन शब्द लिया गया है, जो कि एक तरह से लैटिन वर्ड है। तो हृदय की गति को कौन कंट्रोल करता है? सोडियम कंट्रोल करता है। प्रतिरक्षण टेक्निक, इम्यूनाइजेशन टेक्निक किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित की गई। और वैक्सीनेशन जो टीकाकरण वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, जो कि काऊ से लिया गया है। ठीक है, एक जो रक्त समूह हम बताएंगे, निम्न में से कौन सा रक्त समूह है जो कि सार्वभौमिक प्राप्त करता है? यूनिवर्सल रिसीवर है। ठीक, क्वेश्चन है, सार्वभौमिक प्राप्त करता है कौन सा? ऑप्शन ए, ये इसको 1 2 3 करके हैं। जैसे ऑप्शन 1 ए, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप या फिर ओ ग्रुप। तो यूनिवर्सल रिसीवर कौन होगा? देखिए रिसीवर वही होगा जिसमें कि कोई एंटीबॉडी नहीं है। ए बी क्या है? ये यूनिवर्सल रिसीवर है। ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है। क्यों? देखिए क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीबॉडी, और इसमें ऑल एंटीजन उपस्थित। इसमें एंटीजन जो है वो उपस्थित हैं और जो एंटीबॉडी है वो नहीं है, एंटीजन है। ठीक, किसमें? ए बी में। जबकि ओ में देखेंगे, ओ में क्या है? यूनिवर्सल डोनर होता है, दैट इज दाता। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें कोई एंटीजन नहीं होती, नो एंटीजन नहीं होती। ठीक, तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन है? ए बी क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ठीक, एड्स में क्या होता है? एड्स एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है HIV वायरस में, जिसे हम एकल तंतु आरएनए कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन है आपके सामने आएगा, एड्स वायरस
का आनुवांशिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक एसिड उसकी क्या है? जैसे ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए प्लस डीएनए, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी नन। तो आपका आंसर क्या होगा? जो एड्स वायरस है वो कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस होता है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और वो क्या होता है? एकल तंतु RNA वायरस, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, एड्स वायरस के बारे में। दूसरी बात क्या है? ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा में शरीर का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? तो इसको नोट कर लिया। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन होता है? AB होता है। और एड्स क्या है? एड्स एक एकल तंतु RNA वायरस होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। एड्स का वायरस का क्या होता है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि देखिएगा कि ग्लाउकोमा में क्या होता है। क्वेश्चन पूछाता है ग्लाउकोमा में क्या होता है? ग्लाउकोमा किसकी बीमारी है? तो इसके बारे में जानिए। ग्लाउकोमा जो होता है वो आँख की बीमारी है। और इसमें क्या होता है? इसमें प्रेशर इंक्रीज़ करता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो ये प्रभाव करता है किसको? प्रेशर मतलब दाब बढ़ता है। तो दाब बढ़ता है तो ये किसको प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है ऑप्टिक नर्व को। ऑप्टिक नर्व को प्रभावित करता है, और जिसके कारण क्या होता है? फिर अंधापन भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपका क्या होता है? ग्लाउकोमा होता है। विटामिन ए का स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है विटामिन ए का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी बैगन, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी टमाटर। तो आपका आंसर क्या होगा? विटामिन ए का स्रोत क्या होगा? गाजर। गाजर जो है इसमें केरोटीन होता है, केरोटीन पिगमेंट। और ये केरोटीन पिगमेंट जो होता है वो रेटिना के जो कोन सेल होता है उसमें क्या होता है? पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो इसका आंसर गाजर होगा। ग्लाउकोमा में क्या होता है? आँख की बीमारी है, प्रेशर बढ़ेगा, ऑप्टिक नर्व पे इफेक्ट करेगा, और देन फिर आँखों को दिखने में दिक्कत आने लगती है, अंधापन हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, कौन वस्तु लोहे का सबसे अच्छा स्रोत है? क्वेश्चन है कि कौन वस्तु लोहे का अच्छा स्रोत है? तो आंसर क्या होगा इसमें? जैसे अगर ऑप्शन ए दे दिया जाए सेब, ऑप्शन बी 2 दे दिया जाए गाजर, ऑप्शन 3 मूली, ऑप्शन 4 टमाटर। तो इसमें आंसर क्या होगा? सेब। सेब जो होता है वो आयरन का भी अच्छा स्रोत है, और साथ ही साथ ये पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत है। पोटेशियम तो इससे क्या होता है? ये हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा, हृदय के लिए क्या होता है? बहुत यूजफुल होता है।
ठीक है। तो सेब में पोटेशियम होता है जो हृदय को क्या करता है, मजबूती देता है। ठीक, तो ग्लाकोमा आँख की बीमारी है, विटामिन ए का स्रोत गाजर हो गया, और लोहा का स्रोत है, साथ ही साथ पोटेशियम का भी स्रोत है। और पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो कि हृदय को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे आपको कुछ पॉइंट बता दे रहे हैं, जैसे विटामिन सी जानते हैं, बताया गया है विटामिन सी क्या है, स्कर्वी रोग के लिए। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ओस्टियोमलेशिया एडल्ट में होता है, रिकेट्स चिल्ड्रन में होता है। और विटामिन ई जिसे एंटी स्टेराइल या फिर एंटी फर्टाइल विटामिन कहते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया गया। इससे ई को कौन क्या नाम देते हैं, ई को टोकोफिराल कहा जाता है। ठीक है, और रतौंधी जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किसके कारण होता है, रतौंधी मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस, ये किसके द्वारा होता है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाती है या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि किसके जवाब में इंटरफेरॉन का संश्लेषण या फिर सिक्रीशन संश्लेषित होता है। क्वेश्चन है किसके रिस्पॉन्स में, मतलब हिंदी में लिखेंगे, किसके जवाब में इंटरफेरॉन का संश्लेषण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर ऑप्शन दिया जाए माइकोप्लाज्मा, कवक, वायरस और जीवाणु। जैसे ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी जीवाणु जिसे आप बैक्टीरिया कहेंगे, ऑप्शन डी क्या है, वायरस। तो किसके जवाब में इंटरफेरॉन का सिक्रेशन होता है, तो आंसर होता वायरस। वायरस के फिर रिस्पॉन्स में क्या होता है, इंटरफेरॉन का सिक्रेशन होता है। ठीक, माइकोप्लाज्मा क्या है, ये जो होता है ये स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल का है। इन्हें प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड एज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इनको हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। और पीपीएलओ। ठीक, वायरस जो होता है, वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं, कॉल्ड एज वायरोलॉजी। और इसकी खोज की गई थी किसमें, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। टीएमवी में इसको खोज की थी, किसने किया था, इवानोव्स्की ने। वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करता है, यहाँ वायरस है। ठीक, वायरस जनरली क्या है, वो नॉन लिविंग है, बट जब वो लिविंग में जाएगा तो फिर क्या होता है, वो रेप्लिकेट करने लगेगा, रिप्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक, मतलब बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो वायरस जीवित और मृत, जीवित और मृत या कह लीजिए या
जीव या अजीव के बीच में क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है। इसको टोबैको मोज़ेक वायरस में इसको खोजा गया था, हिंदी में भी यही लिखेंगे, टोबैको मोज़ेक वायरस। और इसको किसने खोजा था, इसको खोजा था इवानोव्स्की ने। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो इसके रिस्पॉन्स में इंटरफेरॉन सिक्रेशन होता है। किसके रिस्पॉन्स में, किसके जवाब में, वायरस के जवाब में। माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल है, इसको हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, PPLO ये भी कहा जा सकता है। ठीक, तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी से होता है, ये जानते होंगे। स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है, इसको मिटा दिया जाए। जैसे स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता था, ये होता था वेरियोला वायरस के द्वारा। वेरियोला वायरस द्वारा होता है, कौन सा, स्मॉल पॉक्स। ठीक, दूसरा रूबेला वायरस, रूबेला वायरस, मीजल्स किसके द्वारा होता है, मीजल्स, ये होता है रूबेला वायरस। इससे क्या होता है, मीजल्स होता है। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है, ये होता है वेरिसेला वायरस, ये वेरियोला वायरस के द्वारा होता है, वेरिओला, और ये होता है वेरिसेला वायरस द्वारा होता है। ठीक, और एक होता है आर्थोमिक्सो वायरस, ये क्या करता है, ये कॉमन कोल्ड काज करता है। एक होता है आर्थोमिक्सो वायरस, ये कॉमन कोल्ड करता है। ठीक, तो स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है, वेरियोला वायरस द्वारा। मीजल्स किसके द्वारा होता है, रूबेला वायरस द्वारा। चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस द्वारा। और आर्थोमिक्सो वायरस क्या करता है, वो कॉमन कोल्ड करता है। ठीक है, नींद की बीमारी का वेक्टर क्या होता है, जैसे ऑप्शन दे दिया जाए, सेंट फ्लाई दे दिया जाए, हाँ, या फिर एडिस मॉस्किटो दे दिया जाए, क्यूलेक्स मॉस्किटो दे दिया जाए, ठीक है, या सीसी फ्लाई दे दिया जाए, तो किसको चूज करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन आता है, हम डायरेक्ट आपको लिखते हैं, जैसे नींद की बीमारी का वेक्टर कौन होगा। देखिए, नींद की बीमारी जिसे क्या कहते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इसका जो वेक्टर होता है वो होता है सी फ्लाई, मक्खी, या फिर और इसे क्या कहते हैं, टिक टिक मक्खी, टिक टिक फ्लाई भी इसको कह सकते हैं। फ्रूट फ्लाई किसे कहते हैं, फ्रूट फ्लाई कहा जाता है ड्रोसोफिला बेलेंगोस्टर को फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ठीक, मम्स क्या आता है, मम्स एक वायरल बीमारी है, और क्या होता है इसमें स्वेलिंग और किसकी होती है, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है। चिक के पास पैरोटिड ग्लैंड होती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। क्वेश्चन है मम्स, तो मम्स क्या है, ये पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग, कंठमाला की सूजन,
ठीक है, शायद इसको कंठ माला कहते हैं और ये इसके कहते हैं सूजन। ठीक, तो पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है। किस टाइप की बीमारी है? ये वायरस द्वारा होती है, वायरस द्वारा होती है, वायरस द्वारा। मम्स किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, और वायरस क्या है? वायरस कोशिकी हैं, एक कोशिकी हैं, द्विकोशिकी हैं, किस तरह से हैं वायरस? अगर वायरस का देखा जाए तो वायरस क्या होता है? तो वायरस जो होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है वायरस क्या है? आज से पूछा जाए, बोला जाए, देखा जाए, कोशिकी एक कोशिकी अकोशिकी बहुकोशिकी। हिंदी में अगर इंग्लिश में से लिखेंगे तो कहेंगे सेलुलर, एसेलुलर, यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। तो आपका आंसर क्या होगा? एसेलुलर, अकोशिकी। वायरस क्या है? वो एक अकोशिकी है। ठीक है, एंटीबॉडी में क्या होता है? एंटीबॉडी मुख्य रूप से संश्लेषित किए जाते हैं किसके द्वारा? लिम्फोसाइट्स के द्वारा। एड्स में क्या होता है? एड्स लिम्फेटिक सिस्टम को ही क्या करता है? प्रभावित कर देता है। एंटीबॉडी किसके द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं? क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी का संश्लेषण होता है तो किसके द्वारा होता है? बाय लिम्फो लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी का सिक्रीशन होता है। एड्स में लिम्फेटिक सिस्टम जो होते हैं वहीं ब्रेक हो जाती है। मोनोसाइट सेल क्या करती हैं? जो WBC की मोनोसाइट्स होती हैं वो बच्चों में इनेट इम्यूनिटी देते हैं, मतलब बर्थ से। जो मोनोसाइट्स होते हैं, ये तो लिम्फोसाइट्स हो गया, जो मोनोसाइट होते हैं, मोनोसाइट किसकी पार्ट होती है? WBC की, श्वेत रक्तकणिका की। मोनोसाइट सेल ये क्या करती हैं? ये बच्चों में जन्म से, बच्चों में इनेट इम्यूनिटी देते हैं। ठीक, मोनोसाइट सेल। दूसरी बात ये है, हिस्टोसाइट सेल क्या आते हैं? हिस्टोसाइट सेल एक, इनको मैक्रोफेज भी कहते हैं और ये बोन मेरो में बनते हैं। जो बाहर से शरीर के बाहर जो फॉरेन एलिमेंट अगर आते हैं तो वो इसको क्या करते हैं? रिमूव आउट करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। तो वायरस क्या है? एक अकोशिकी है। ठीक, और जीवित और जीव और अजीव के बीच में कलेक्टिक लिंक है। हम क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं? मैक्रोफेज की। हिस्टोसाइट सेल, हिस्टोसाइट सेल कोशिका, ये क्या कहते हैं? इसको हम देखिए, ये लास्ट पॉइंट है, ये इसको हम मैक्रोफेज भी कहते हैं। और ये क्या करता है? ये जो बाहरी तत्व हैं, जो फॉरेन मटेरियल शरीर के, उनको नष्ट करता है। ठीक है, यहाँ से सिक्रीशन होता है किसका? हिस्टामीन का। ठीक, तो ये हिस्टोसाइट सेल होते हैं और ये कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं अस्थि मज्जा में।
बोन मेरो में। तो ये हिस्टोसाइट सेल जो कि बोन मेरो में बनते हैं, और ये जो फॉरेन एलिमेंट हैं उनको नष्ट करते हैं, इनको मैक्रोफेज भी कहते हैं। ये हिस्टामिन का सिक्रेशन करते हैं, हिस्टामिन का स्रावन करते हैं, ठीक। और जो एंटीबॉडी हैं उनका फॉर्मेशन लिम्फोसाइट सेल में होता है। जो एड्स होता है, एड्स के दौरान क्या होता है, एड्स इसी लिम्फोसाइट सिस्टम को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, ठीक। और मोनोसाइट सेल्स WBC जो बच्चों में इनेट इम्यूनिटी देते हैं, ठीक। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर कल की क्लास में हम नेक्स्ट आपको चर्चा करेंगे। जो पीला बुखार क्या होता है, पीला बुखार किसके द्वारा होता है, नोट कर लीजिएगा, पीला बुखार होता है एडिस एजिप्टी द्वारा। येलो फीवर किसके द्वारा होता है, आंसर इसका वेक्टर है एडिस एजिप्टी मच्छर, ठीक। जो अगर अफ्रीकन कंट्री में अगर कोई जाता है तो अफ्रीकन कंट्री में जाने पे आपको वहाँ पे उसके पहले आपको इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा येलो फीवर के लिए, पीला बुखार। इसमें फीवर होता है, साथ में जॉन्डिस होती है, फीवर होता है, साथ में जॉन्डिस होती है, ठीक। तो ये बस आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम फिर क्लास में नेक्स्ट पॉइंट एंडोक्राइन ग्लैंड नए सिस्टम के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।